हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्रामिंग प्रो चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पाइथन लैंग्वेज के बारे में। पाइथन की ये मेरी तीसरी क्लास होगी। सो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए यूज़र हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन का जो एजेंडा है उसमें मुख्य रूप से हम सबसे पहले यही समझेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, उसके लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर अंत में हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि रियल प्रॉब्लम को हम कैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एज ए फ्लो चार्ट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, फ्लो चार्ट हम कैसे बनाते हैं। कुछ बेसिक एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी स्टेप फर्स्ट में यूजर सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, जब यूजर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के स्टेप्स को या उसके प्रोसीजर को अपनी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप लिखता है तो उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम, जो कि सेकेंड स्टेप होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चूंकि हम जानते हैं कि एल्गोरिथम ह्यूमन लैंग्वेज, यूजर लाइक लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है। यूजर किसी भी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, यूजर ने प्रॉब्लम को क्या आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन का स्टेप बाय स्टेप अपनी लैंग्वेज में जब उसको डिफाइन करता है तो वो टेक्निक कहलाती है एल्गोरिथम। चूंकि हम जानते हैं कि एल्गोरिथम टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होता है और टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन की जो क्लैरिटी होती है वो एज कंपेयर टू जो इमेजेज होते हैं उससे कम होती है। अगर कोई टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है और उसका एक पिक्टोरियल अगर रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए तो उसकी क्लियरिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि जो थर्ड स्टेप होगा, जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, एल्गोरिथम को जब हम लोगों ने टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन यानी यूजर लाइक लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज में जब राइट कर लिया, तो आफ्टर दैट थर्ड स्टेप होता है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि जो एल्गोरिथम यूजर ने राइट किया है उस एल्गोरिथम की क्लैरिटी और आ जाए, उस एल्गोरिथम के जो स्टेप्स लिखे गए हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग और इन्हेंस हो, यूजर उसको आसानी से समझ सके। इसलिए यूजर के द्वारा राइट किए गए एल्गोरिथम को जब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट, जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का थर्ड स्टेप होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, आफ्टर दैट एल्गोरिथम, और देन एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही कहलाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली एक डिजाइनिंग टूल्स है जिसके माध्यम से किसी प्रॉब्लम के जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, एल्गोरिथम जो है उसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी क्लैरिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग यूजर के लिए और आसान हो जाता है। यूजर आसानी से उस चीज़ को और समझ सकता है। चूँकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की क्लैरिटी जो होती है एज कंपेयर टू टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि फ्लो चार्ट एक डिजाइनिंग टूल्स है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक होती है उसके अंतर्गत ये थर्ड स्टेप होता है, जहाँ पे हम एल्गोरिथम को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, जिससे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी क्लैरिटी और बढ़ जाती है। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली जो प्रोग्राम के जो स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा, उसके लॉजिकल सीक्वेंसेज को भी शो करता है पिक्टोरियल फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं कि अब हम समझेंगे कि फ्लो चार्ट तो एक डिजाइनिंग टूल्स है जिसके माध्यम से हम एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, जिससे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी और बढ़ जाती है। अब बात यह है कि हम फ्लो चार्ट को कैसे डिजाइन करेंगे। तो फ्लो चार्ट को बनाने के लिए आपको कुछ फ्लो चार्ट सिंबल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हम समझेंगे फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स
यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिंबल है टर्मिनल बॉक्स। फ्रेंड्स, जो ये टर्मिनल बॉक्स होता है बेसिकली ये टर्मिनल बॉक्स का सिंबल्स है। इस सिंबल्स के माध्यम से हम स्टार्ट या एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी स्टार्ट दिखाना होगा तो भी हम टर्मिनल बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग स्टार्ट लिख देते हैं, और यदि हमें स्टॉप लास्ट स्टेप दिखाना होता है तो भी हम टर्मिनल बॉक्स का यूज करते हैं। यानी टर्मिनल बॉक्स एज ए स्टार्ट एज ए एंड दोनों ही स्टेप को शो करने के लिए टर्मिनल बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे सेकेंड सिंबल्स जिसको बोलते हैं प्रोसेस बॉक्स। फ्रेंड्स, प्रोसेस बॉक्स में क्या होता है कि बेसिकली जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है वो प्रोसेस बॉक्स में लिखा जाता है। जैसे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो या आप लिखते हो C इक्वल टू A+B, तो जो प्रोसेस हो रहा होता है उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बेसिकली प्रोसेसिंग बॉक्स का एज ए रेक्टेंगल जो है ये प्रोसेस बॉक्स होता है, रेक्टेंगल को हम लोग प्रोसेस बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट को हम प्रोसेस बॉक्स के अंदर राइट कर देते हैं। तो ये सेकेंड सिंबल है। पहला तो टर्मिनल बॉक्स जो स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। सेकेंड रेक्टेंगल जो होता है वो प्रोसेस को शो करने के लिए यूज होता है। आफ्टर दैट अब हम बात करेंगे कि अगर कुछ इनपुट या आउटपुट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सिंबल्स के माध्यम से हम इनपुट भी दिखाते हैं और आउटपुट को भी शो करते हैं। यानी जो पैरेललोग्राम होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों ही सिंबल्स के लिए यूज होता है। इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके के स्टेटमेंट को शो करने के लिए हम प्रयोग में इसको लाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे कि अगर कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट हमें दिखानी हो तो उसके लिए कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे। तो उसके लिए यूज होता है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स एक टू वे डिसीजन मेकिंग बॉक्स है। इसके माध्यम से हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं फाइनली कि फ्लो लाइंस क्या होती हैं। चूंकि एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स पे जाने के लिए हमें फ्लो लाइन की ज़रूरत पड़ती है। जो फ्लो सीक्वेंसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो हेड लाइक सिंबल यूज करते हो हमारी कहलाती है फ्लो लाइन। तो फ्लो लाइन बेसिकली ये फ्लो लाइन है, आप इसका प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक फ्लो चार्ट सिंबल्स है जो कि इसी की सहायता से हम किसी फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं, डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल्स इसको हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोगों ने जो एल्गोरिथम लिखा था, सबसे पहला एल्गोरिथम हम लोगों ने क्या लिखा था कि किसी दो नंबर को ऐड करने का हम लोगों ने एल्गोरिथम लिखा था। अगर याद करिए जो मैंने सेकेंड वीडियो बनाई थी उसमें दो नंबर को ऐड करने का एल्गोरिथम हम लोगों ने लिखा था। अगर उसी एल्गोरिथम को हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तब हम फ्लो चार्ट कैसे उसके लिए ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्ट होता है। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्ट होता है जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं। तो अब स्टार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल का यूज करेंगे, तो उसके लिए टर्मिनल बॉक्स का यूज करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, टर्मिनल बॉक्स लिया और इसके अंदर क्या लिख दिया, स्टार्ट लिख दिया। अब स्टार्ट के बाद से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो याद करिए दो नंबर को जब हम लोग को इनपुट करना था तो पहले स्टार्ट लिखा था, फिर स्टेप सेकेंड में हम लोगों ने क्या लिखा था, डिक्लेयर वेरिएबल्स। स्टेप सेकेंड में हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था जिसमें 2 नंबर को हम लोग को इनपुट करना था और उन 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ी थी जहां पे हम रिजल्ट को स्टोर कर सकते थे। तो डिक्लेरेशन हुआ था, डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या है, प्रोसेस है। अगर वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोसेस बॉक्स का प्रयोग करेंगे। अब प्रोसेस बॉक्स में हमने यहाँ पे सिंपल ऐसे ही लिख दिया एज इट इज डिक्लेयर वेरिएबल्स। जितनी वेरिएबल्स की जरूरत है num1 num2 और एक सम नम का वेरिएबल है। ये 2 वेरिएबल num1 और num2 क्या है, जिसमें हम वैल्यू को इनपुट करेंगे। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आफ्टर दैट थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या लिखा था एल्गोरिथम, याद करिए। तो वहां पर हम लोगों ने लिखा था कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड करने का मतलब क्या होता है, इनपुट करना। तो अब याद करिए अभी हमने इनपुट के लिए पैरेललोग्राम सिंबल यानी इस सिंबल का हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब रीड करेंगे तो यहाँ पे यही चीज हम लोग लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर, रीड
अब जो वेरिएबल हमने लिया है वो क्या लिया है, num1 और num2 लिया है, यानी दो नंबर को इनपुट करना है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है रीड num1 एंड num2। आप इसके अंदर इनपुट num1 एंड num2 भी लिख सकते हैं, जैसे आप एल्गोरिथम में लिखे हैं। मैसेज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया एज इट इज वैसे ही लिखना है, यूज़र क्या कहना चाह रहा है वो क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखिए स्टेप, ये तीनों स्टेप एल्गोरिथम के हैं, और इसी को जब हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया तो हमें इन सिंबल्स की ज़रूरत पड़ रही है। स्टार्ट के लिए टर्मिनल बॉक्स, इसके लिए रेक्टेंगल जो है ये प्रोसेसिंग बॉक्स के लिए यूज हुआ, और पैरेललोग्राम का माध्यम से हम लोग इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको स्टेप समझ में आ रहा होगा कि किसी भी एल्गोरिथम को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वही फ्लो चार्ट कहलाता है। अब स्टेप फोर्थ में हम लोगों ने क्या किया था, तो स्टेप फोर्थ में हम लोगों ने सम किया है। तो सम नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है। स्टेप 4 में हम लोगों ने क्या लिखा है, यानी स्टेप 4 में हम लोगों ने क्या लिखा था, जनरली ऐसे ही लिखा था कि सम इक्वल टू, यानी डायरेक्टली इक्वल टू नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेसिकली जो वेरिएबल आपने लिया है num1 प्लस num2, यही आप लिखोगे। जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे फ्लो चार्ट के अंदर वही वेरिएबल लिखना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो a प्लस बी लिखा हुआ है, इस a प्लस बी के जगह पर आप सिंपल यहाँ पे क्या अंदर यूज करोगे, num1 जो वेरिएबल हमने लिया है num1 प्लस num2। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि num1 और num2 आपस में ऐड होगा और वो सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब फाइनली हमें क्या करना है, आउटपुट को प्रिंट करना है। तो ये स्टेप हमारा 4 हो गया। अब स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, याद करिए एल्गोरिथम भी इसका हम लिख रहे हैं इसीलिए आपके सामने, जबकि मैं इसको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो स्टेप जो 5 होगा इसमें हम लोगों ने क्या किया था, प्रिंट सम किया था। प्रिंट सम का मतलब क्या कि हमें आउटपुट चाहिए, हम लोगों ने प्रिंट सम किया था, यानी जो वेरिएबल हमने लिया था सम। तो इसलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, प्रिंट सम या डिस्प्ले सम, यानी अब यहाँ पे आउटपुट लेने के लिए भी हम लोगों ने पैरेललोग्राम का प्रयोग किया हुआ है। इनपुट और आउटपुट के लिए दोनों सेम सिंबल यूज होता है। अब याद करिए, अब फाइनली हमें क्या करना है, स्टेप 6 में क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्टेप लास्ट स्टेप को शो करने के लिए हम लोगों ने टर्मिनल बॉक्स का यूज किया है, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टॉप लिखा हुआ है। तो अब आप समझिए कि ये जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है क्या है, एल्गोरिथम है। देखिए टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपसे पूछा जाए दोनों में क्लैरिटी किस में दिख रही है आपको, तो डेफिनेटली आप यही बताओगे कि जो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसकी क्लैरिटी ज़्यादा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। यूज़र इसको देख के समझ सकता है कि अच्छे क्या क्या हो रहा है। हालांकि इसको भी देख के समझ सकता है, लेकिन ये टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है और ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यही डिफरेंस होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन में। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो स्टेप्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, उसमें सबसे पहला स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे यूजर अपनी लैंग्वेज में, उसको स्टेप बाय स्टेप जब उसके प्रोसीजर को लिखता है तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम में क्लैरिटी आए इसके लिए हम डिजाइनिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। डिजाइनिंग टूल्स के हेल्प से एज ए फ्लो चार्ट का प्रयोग करके हम लोग फ्लो सीक्वेंसेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोला जाता है फ्लो चार्ट, यानी एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो कि थर्ड स्टेप होता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी एल्गोरिथम है तो उसका फ्लो चार्ट बनाना बहुत आसान है। बस आपको सिंबल पता होना चाहिए कि कौन से सिंबल का प्रयोग हम किस स्टेटमेंट के लिए करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक सिंपल प्रॉब्लम का एल्गोरिथम हमने लिखा और उसी का हमने क्या किया, आपको फ्लो चार्ट दिखा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानेंगे एक सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें क्या किया गया, एक कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम है। यानी इसमें कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर, यानी यूजर के द्वारा 3 नंबर इनपुट किया जाएगा और उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर। तो याद करिए सबसे पहले किसी भी एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्ट। तो यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स ले लिया गया। अब 3 नंबर को इनपुट करना है तो इसके लिए प्रोसेस बॉक्स ले लिया गया, रेक्टेंगल जिसमें हमने ABC नाम का वेरिएबल लिया है, यानी ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद से अब इन तीनों को हमें क्या करना होगा, इनपुट करना होगा। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम है जो इनपुट बॉक्स यूज हो गया। अब यहाँ पर याद करिए कि जब 2 नंबर में हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो, 3 नंबर में करना हो, तो हम कंपेयर करेंगे रेस्ट ऑफ नंबर से।
अब चूंकि जहां कंडीशंस की बात आएगी वहां पे डिसीजन मेकिंग बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे सबसे पहले क्या लिखा गया है कि इज ए इज ग्रेटर देन बी, यानी सबसे पहले चेक होगा क्या ए बी से बड़ा है। अब ये जो डिसीजन मेकिंग बॉक्स होता है इसके दो स्टेप होते हैं। कोई भी लॉजिकल अगर थिंग्स है तो उसके दो स्टेप होंगे, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो यहां पे अगर ट्रू है तब चेक होगा इज ए इज ग्रेटर देन सी, यानी इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो सेकंड स्टेप पे यहाँ पे इधर आएगा फ्लो, देखिए लिखा हुआ है फ्लो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। फिर सेकंड कंडीशन चेक होगी इज ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए भी ट्रू है यानी इसका मतलब ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, तो आउटपुट क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज ग्रेटेस्ट, यानी प्रिंट ए को प्रिंट कर देगा कि ग्रेटेस्ट है। अब सपोज दैट जब ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई और लेकिन ए बी से तो बड़ी है लेकिन ए की वैल्यू सी से बड़ी नहीं है, तब ये कंडीशन फॉल्स वाले में आ जाएगा। फॉल्स में आएगा तो इसका मतलब क्या प्रिंट कर देगा, बी इज ग्रेटेस्ट। भाई ए अगर बी से बड़ा है लेकिन ए जो है वो सी से बड़ा नहीं है, फॉल्स है, तब यहां पे चेक हो जाएगा कि बी इज ग्रेटर देन सी, तो केवल बी को चेक किया जाएगा सी से। अगर बी सी से बड़ा है तो प्रिंट अगर ये ट्रू है तो यहां पर सिंपल पहली कंडीशन इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। भाई फर्स्ट स्टेप में तो हम लोगों ने समझ लिया कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, अगर ये ट्रू है तो सेकंड कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए की वैल्यू सी से बड़ी है यानी ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो प्रिंट कर देगा ए इज ग्रेटेस्ट। अगर मान लीजिए ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है यानी ए की वैल्यू बी से क्या हो गई, छोटी हो गई, तब इस कंडीशन में क्या होगा, फॉल्स वाले पार्ट पे आएगा। अब चेक करेगा कि बी इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब ए बी से छोटा है तो बी ए से बड़ा हो गया। अब केवल चेक होगा कि बी इज ग्रेटर देन सी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर देगा सी इज ग्रेटेस्ट। अगर मान लीजिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया यानी ए की वैल्यू बी से तो बड़ी है लेकिन बी की वैल्यू सी से बड़ी नहीं है, तो क्या प्रिंट कर देगा, बी इज ग्रेटेस्ट। वही सेम कंडीशन यहां पर है, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है लेकिन ए की वैल्यू सी से बड़ी नहीं है, फॉल्स है, तो प्रिंट क्या करेगा, बी इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से ए 3 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर को क्या करेगा, प्रिंट करके दिखा देगा यानी फाइंड कर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट दिया हुआ है, अभी इसके बारे में डायरेक्टली अभी हम बात नहीं करेंगे ना सोचेंगे, सिंपली है क्योंकि जैसे जैसे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो जाएगा तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह को अगर आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। फिलहाल इसको भी अगर देखेंगे तो स्टार्ट सिंबल है, प्रोसेस सिंबल्स है, यहाँ पर भी प्रोसेस सिंबल्स है, यहाँ एक डिसीजन बॉक्स है। क्योंकि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट को फाइंड करते हैं तो इमेजिनरी रूट होगी, उसके कंडीशंस आपको मालूम होने चाहिए, तो ये दिया हुआ है। तभी हम इसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तब हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये इसका भी फ्लो चार्ट है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल कंडीशनल भी करके देखा। अब एक हम लोग रिपीटेटिव टाइप के जो लूपिंग बेस जो प्रॉब्लम है उसको करके देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फिबोनाची सीरीज टिल 1000 से 1 से लेकर 1000 के बीच के जितने भी नंबर है उनके बीच में हमें फिबोनाची सीरीज फाइंड करनी है। फ्रेंड्स आपको भी मालूम होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कि दो नंबर का जो एडिशन होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम फिबोनाची सीरीज बात करें कि इन दो टर्म्स का, तो 1 और 2 ये जब ऐड करेंगे तो इसका क्या होगा, 3 होगा, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, 2 और 3 क्या होगा, इसका 5 होगा। तो ये लॉजिक होता है। तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए भी थोड़ी सी आपको लॉजिक पहले समझ में आ जाए तो ये सारे प्रोग्राम चूंकि आप कर सकते हैं। हालांकि इसका भी बनाया हुआ है, सिंपल ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का, जिसके माध्यम से हम एल्गोरिथम में क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग और लाते हैं। डिजाइनिंग टूल है फ्लो चार्ट, जिसकी हेल्प से हम किसी प्रोग्राम के फ्लो सीक्वेंसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट टर्मिनल बॉक्स, स्टार्ट एंड एंडिंग के लिए मालूम होना चाहिए, प्रोसेस बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, और फ्लो लाइंस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जिसकी सहायता से हम लोग फ्लो चार्ट आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
फिर हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो में, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर, लाइक करिए। आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो में क्या और इम्प्रूवमेंट करना है, या आपका कोई पर्सनल सजेशन हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू।